हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। वीडियो का जो टाइटल है जी, वो है पाकिस्तान नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट बारोअर ऑफ आईएमएफ, यूएस से प्लेड की रोल टू सेव द पाकिस्तान। मतलब वही चीज़ है कि पाकिस्तान जो है, हमने जैसे कल बात की है कि आईएमएफ के ऊपर इंडिपेंडेंट है। मोस्टली हम लोग कर्जा लेते हैं, उससे मुल्क चलाते हैं, जो कि आजकल हमारे पॉलिटिशियन ने ऐसा बुरा हाल कर दिया है, सभी नहीं, कि मुल्क को जो है ना वो बेड़ागर्क कर दिया है। उसका कोई मतलब कोई कोई सेंस ही नहीं है, इस तरह की हरकतें की हैं। तो इस तरह का डुबाया हुआ है मुल्क को कि उठने के चांसेस बस अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन कुछ इतने खास नज़र नहीं आ रहे हैं। ये हकीकत है, फैक्ट्स है। हम इसे चाहे जितना मर्जी जुटलाएं, लेकिन इस टाइम जो रियलिटी है वो ऐसी है कि जब तक हमारे सियासतदान जो हैं वो अपना मफाद छोड़ के कंट्री की तरफ नहीं ध्यान देंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा तरक्की की तरफ जाना शुरू करेगा। खैर, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग ठीक पढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान को एक आर्थिक संकट से बचाने के लिए। हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ आईएमएफ की एक डील तय हो चुकी है। $3 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे अंडर आईएमएफ पैकेज, और ये सब करने में यूएसए ने एक की रोल निभाया है। और उसके अलावा अब सिंस पाकिस्तान को एडिशनल $3 बिलियन का और लोन मिल जाएगा फ्रॉम आईएमएफ, तो जो अब पाकिस्तान का टोटल कर्ज है ना, आईएमएफ को, सिर्फ आईएमएफ की बात कर रहा हूं यहां पर, इससे पाकिस्तान आईएमएफ का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। इसका मतलब यह भी है कि पाकिस्तान के ऊपर भी कई देश हैं जिनके और भी बहुत ज़्यादा बड़े आईएमएफ पैकेजेस चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंस पाकिस्तान फोर्थ बिगेस्ट डेटर बन चुका है आईएमएफ का, इसका मतलब क्या है, बाकी कंट्रीज कौन कौन सी है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। नाउ यूजुअली आप देखोगे जब भी एक देश आईएमएफ की तरफ बढ़ता है ना, तो उस कंट्री का स्टॉक मार्केट क्रैश करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आईएमएफ लिटरली आप कह लीजिए एक इकोनॉमिक हॉस्पिटल है। जब एक देश को कहीं और से कर्ज नहीं मिल रहा होता, तब वो जाता है एक आईएमएफ प्रोग्राम के पास। मगर पाकिस्तान के केस में उल्टा हुआ है। जैसे ही पाकिस्तान का आईएमएफ पैकेज अप्रूव हो गया ना, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में एक अपटिक देखा गया। 15 महीनों से जो इनकी स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही थी, वहां पे सडनली एक अपस्विंग आ गया। अगेन मैं यहां पर आपको बता दूं, इसका रीजन सिंपली ये अनलॉजिकल है सी बात है ये। कि पाकिस्तान को आईएमएफ के एडिशनल लोन की आवश्यकता होगी। ये बात सबको पता थी 2-3 साल से, मगर ये लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, किन शर्तों पे मिलेगा, इसके बारे में एक आप कह लीजिए मिस्ट्री बनी हुई थी कि आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को एंड में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान को लोन मिला है, अब इतना कर्ज पाकिस्तान ने आईएमएफ से ले लिया है कि आईएमएफ का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है पाकिस्तान। अब यहां पे आप कहोगे वेट, पाकिस्तान के भी ऊपर कंट्रीज हैं, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो पाकिस्तान का जो टोटल अब कर्ज है, ये पहले $7 बिलियन के आसपास था। अब इसमें $3 बिलियन और ऐड हो गए हैं आईएमएफ के, तो टोटल कर्जा पाकिस्तान पे अब हो चुका है $10.4 बिलियन। जी हाँ, यहाँ पे ये बात समझने वाली है। ऐसा नहीं है कि आईएमएफ ने पहले पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया था। इससे पहले 2014 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक प्रोग्राम के अंडर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे। अब उसके ऊपर एक और इनका नया प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। मगर इस $10 बिलियन के कर्ज के साथ भी पाकिस्तान की रैंक है फोर्थ, क्योंकि नंबर 1 पे है द किंग ऑफ डेट अर्जेंटीना। इस कंट्री के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 महीने पहले, आपको बताया था कि अर्जेंटीना को लिटरली वर्ल्ड मीडिया कहता है द कंट्री ऑफ बेगर्स। जिस तरीके से अर्जेंटीना की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में गिरी है, शायद ही किसी कंट्री की गिरी होगी। आज भी आप देख लीजिए, वहां पर लगातार भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आईएमएफ का जो टोटल कर्जा है अर्जेंटीना पर, ये $46 बिलियन है। फिर इजिप्ट आपको मिलेगा सेकंड नंबर पे। जी हाँ, इजिप्ट पर आईएमएफ का $18 बिलियन का कर्ज है। फिर यूक्रेन देश आपको मिलेगा। जी हाँ, यूक्रेन की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इनका भी एक आईएमएफ प्रोग्राम चल रहा है, और यूक्रेन को आईएमएफ ने दिए हैं टोटल $12 बिलियन। मगर मैं आपको ये बता दूं,
जिस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये यूक्रेन को बीट कर देंगे और आईएमएफ का बहुत ही जल्द तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार बन जाएगा पाकिस्तान। नाउ यहाँ पर मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि आईएमएफ के कर्ज की ना एक बहुत ही अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। खराब बातें भी आपको भी बताऊंगा, मगर आप लोन अगर उठाते हो बॉन्ड मार्केट से, पाकिस्तान जैसा देश ओपन मार्केट में जाता है, कहता है हमको कर्ज दे दो, तो हर कोई कहेगा पाकिस्तान को कि अपने बॉन्ड के बदले हमें एनुअली जो बॉन्ड का यील्ड है, इंटरेस्ट रेट जो तुम वापस दोगे हमको, वो तुम 10% से लेकर 15% के आसपास दो। बहुत ज़्यादा हाई है। चाइना भी पाकिस्तान को ये कहता है कि 7% के आसपास हम चार्ज करेंगे, जबकि आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को मिल जाता है 3.2% का। जो अभी लेटेस्ट लोन है ये 3.2% का मिला हुआ है। इससे पहले का जो इनका लोन चल रहा था ये 2% का है। और अगर आप इंटरेस्ट को देखकर कह रहे हैं कि वाह आईएमएफ से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, सब लोग फिर आईएमएफ का लोन ही क्यों नहीं लेते? देखिए, पहली बात तो आईएमएफ बहुत ही मुश्किल से लोन बांटता है, बहुत स्क्रूटनी के बाद। और उसके बाद देखिए आईएमएफ ने बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तों में पाकिस्तान को लोन दिया है। इसमें से 2 ऐसी शर्तें हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान की जनता को हिट करेगी। पहली बात तो देखिए आईएमएफ ने ये मनवा ली है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जो सब्सिडी देता है अपने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वो सब्सिडी पाकिस्तान को ख़त्म करनी होगी। पाकिस्तान में आप देखो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं हैविली सब्सिडाइज होते हैं, तो जैसे ही ये ख़त्म होगा इनकी मिडिल क्लास पर एक हैवी बर्डन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इनके आया करेंगे। नाउ ये अनाउंसमेंट ये लोग इलेक्शन से पहले ऑलरेडी इतने एक्सपेंसिव क्या से कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना, इतने एक्सपेंसेस के साथ जो है वो बिल आते हैं, इतने बड़े बड़े बिल आते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अभी ये जो चीज़ बताई जा रही है कि वो कुछ सब्सिडी अगर मिलती भी है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो गरीब तबका जो है वो तो बिल्कुल ही बस अल्लाह रहम करे उनके ऊपर। उसके बाद जो सिर्फ कि ऐसा नहीं करेंगे कि सब्सिडी ख़त्म करेंगे, ये जो यूनिट्स हैं चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उनको भी प्राइजेज़ जो है वो उनकी भी इंक्रीज़ की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करेंगे। तो उस लिहाज से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत महंगी होने वाली है और लोगों के लिए वही चीज़ रहेगी कि दिया जला लो, इलेक्ट्रिसिटी रहने दो, क्योंकि बिल तो अफोर्ड कर नहीं सकते। खैर आगे देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। करेंगे, बात करेंगे, ये देखना होगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि पाकिस्तान की सरकार को अब ये कह दिया गया है कि अपने जो बंदरगाह हैं, अपने एयरपोर्ट, अपनी ज़मीनें, हाईवे वगैरह या तो बेचना स्टार्ट कर दो या फिर इनको 10-20 या फिर इवन 50 साल के लिए लीज पर भी दे दो। आप लोग जान के हैरान होंगे कि आज के समय पाकिस्तान की कैपिटल में जो इनका मेन एयरपोर्ट है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ये भी बहुत ही जल्द लीज पर चढ़ जाएगा। मतलब कोई देश या फिर कोई कंपनी इस एयरपोर्ट को ओन करेगी और उसके बदले हर साल वो पाकिस्तान को पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इस्लामाबाद हैज़ डिसाइडेड टू लीज आउट फर्स्ट फेज ऑफ द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। नाउ अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली चाइना के ही होंगे। और अब होगा बेसिकली क्या कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बहाने चाइना और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है पाकिस्तान की, इनके एयरपोर्ट, इनके बेसिस, इन पर अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर लेगा। लिटरली आप कह लीजिए जो पाकिस्तान का एक आखिरी धक्का लगना था टुवर्ड्स चाइना, ये अब कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, आईएमएफ ने टोटल पाकिस्तान को $10 बिलियन दे रखे हैं, तो अभी भी इनको उसके बियॉन्ड भी अपने लोगों की सब्सिडी कम करनी पड़ेगी, अपने जो एसेट्स हैं ये बेचने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है हाँ। पाकिस्तान को देखिए आने वाले 3 सालों में $77 बिलियन लौटाने हैं। और इसी साल आप देखोगे, ये तो खैर 3 साल की मैंने बात करी है, इसी साल आप देखोगे पाकिस्तान को $22 बिलियन वापस करने होंगे। इनका फॉरेक्स रिजर्व अभी $9 बिलियन के आसपास है। आईएमएफ इनको अगर मान लो $5-6 बिलियन और भी एक्स्ट्रा दे देना, तब भी इस अमाउंट के ये लोग आसपास नहीं जाएंगे। तो इन दी एंड वही होगा जो मैंने आपको कहा था, ये देश अब बिकना शुरू हो जाएगा। अब हम बेसिकली एक ऐसे फेज में आ गए हैं जब पाकिस्तान लिटरली इनके जो भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं वगैरह सब ओपनली या तो लीज आउट होंगे या बिकेंगे। बट इस सब के बावजूद बहुत सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो ओपनली कह रही हैं कि अभी भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट का जो रिस्क है कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, ये रिस्क अभी भी बना हुआ है। और ये रिस्क सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। यूएन ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि टोटल 50 गरीब देश है दुनिया भर में जो बिल्कुल बैंकरप्सी की कगार पे है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना,
हम लोग एक ग्लोबल डेट क्राइसिस के बिल्कुल किनारे पे हैं, और जैसे ही ये क्राइसिस शुरू होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया की एक बड़ी आबादी एब्सोल्युटली बैंकरप्ट हो जाए, एटलीस्ट इनकी जो सरकारें हैं, जो इनकी कंट्रीज हैं, ये बिल्कुल अपने आप को दिवालिया घोषित कर ले। आज से कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहां पर यह बताया गया था कि दुनिया में हर 5 में से एक आदमी है जो एक ऐसे देश में रहता है जो बिल्कुल एक डेट डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो, यहां पर मैं सिंपली ये नहीं कहूंगा कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की है या फिर अर्जेंटीना या फिर कुछ और कंट्रीज की है। एक ग्लोबल डेट क्राइसिस शुरू हो चुका है, और जब इतने सारे देश इकट्ठा डिफॉल्ट कर जाएंगे, उसके बाद आप देखोगे एक असली टेस्ट शुरू होगा आईएमएफ का। एक पॉसिबिलिटी कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आईएमएफ को ऑल टुगेदर या तो अपग्रेड करना पड़े, या फिर आईएमएफ ने कई कंट्रीज को, जैसे कि इंडिया, फ्रांस, चाइना और इवन यूएस, इन सब कंट्रीज को एडिशनल पैसा डालना पड़े, क्योंकि फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में, ये आसमान छूने वाली है। तो इवन दो पाकिस्तान को फॉर द टाइम बीइंग आईएमएफ की फंडिंग मिल चुकी है, बट अभी भी मैं कहूंगा एक ग्लोबल डेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा करीब है, और ये जो टॉपिक है इन द फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो आपके लिए मैं बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। जी, तो फिर सुनिए आपने उसकी बातें। चलो जी, ये अभी कुछ लोग भंगड़ा डाल रहे हैं इस बात पे कि हम 4th नंबर पे, अभी पहले नंबर पे नहीं है दुनिया में। हमें वैसे ही शर्म से डूब मरना चाहिए ये सारी चीज़ें देखते हुए कि हम दुनिया के 4थे नंबर पे हैं उन ममालिक में जिन्होंने आईएमएफ से कर्ज़ा लिया हुआ है, और तकरीबन हर चीज़ हमारी जो है ना वो डेट में जा रही है। हर चीज़ हमारी जो है वो बिकने के, क्या उसे कहते हैं, कगार पे है। हम बस कह लो कि खुद को डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हैं। भाई मैं कहता हूँ, मैं अभी कुछ लोग मेरी इस बात से जो है वो नाराज़ होंगे कि तुम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हो। मुल्क के ख़िलाफ़ बातें नहीं कर रहा हूँ यार, मुझे भी इस मुल्क से उतना ही प्यार है जितना आप सबको है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे ऊपर सियासतदान बैठे हैं उनको सिर्फ अपने ही मफाद से मतलब है, उनको अपने खाने पीने से मतलब है, उन्हें इस चीज़ से मतलब है ही नहीं कि हमने कंट्री का कुछ सोचना है, हमने अपनी आवाम का कुछ सोचना है, हम कुछ ऐसी स्कीम लेके आए या एक लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा प्लान लेके आए कि स्लोली स्लोली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ऊपर की तरफ जाए, और हम ये जो डेट्स हैं, ये जो कर्जे हैं, इनसे जान छुड़वा सके। अभी पिछले दिनों हामिद मीर साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो हमारे वजीर ख़जाना साहब हैं, असाक डार साहब, उनके साथ था। तो उन्होंने कहा जी कि हम सुना है कि आप क्या से कहते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो लीज़ पे दे रहे हैं। तो उन्होंने ना अपनी तरफ से बड़ा टेक्निकल जवाब देने की कोशिश की, नहीं जी हम द लीज़ पे तो नहीं दे रहे, हम आउटसोर्स कर रहे हैं। मतलब हम मकान ऐसे नहीं पकड़ रहे हैं, हम मकान ऐसे पकड़ रहे हैं। क्या बंदा अभी बात करे या क्या कहे ऐसे लोगों को। कमाल है वैसे ये लोग ना, सच में क्या अल्लाह ताला ने तोहफे बिठा दिए हैं हमारे सरों पे। बस अल्लाह ही है हमारी हिफाजत करे और हमारे इस मुल्क की। और जिस तरह वो बंदा भी बात कर रहा है कि जब आईएमएफ से इतने कर्जे लेंगे तो वो कर्जे ऐसे इजीली नहीं देते कि उनसे जाओ मांग दो, यार हमें लोन दे दो, तो वो दे देते हैं, लो जी ये पकड़ो, ये इतनी परसेंटेज है, इस परसेंट से तुमने हमें इंस्टॉलमेंट देनी है, तो बकाया जो है तुम लोन ले लो। वो और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं। ये तो एक मेन टर्म्स उसने बताई है ना कि इलेक्ट्रिसिटी में से सब्सिडी ख़त्म होगी, और इसके अलावा क्या क्या इसमें मनवाया गया है ये अभी हमें नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती। क्यों, हम आवाम को कैसे पता होंगी? जो ऊपर लेवल पे काम हो रहे हैं वो कैसे पता होंगे? जब वो पानी सर से गुजरता है, न्यूज़ में बात आती है कि फिर पता चलता है ओहो ये हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। और हमारे सियासतदान है वो बड़ा हंस के खिलखिला के, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते हैं जी, मैं अभी किसी के पास जाता नहीं हूँ, वो यही समझते हैं कि कहीं ये हमसे कुछ मांग ना ले। तो भाई जब भिखारियों वाली हालत अब हमारी कर दी है तो फिर लोग, दूसरे मुल्कों ने यही समझना है ना। क्या बोलूं यार, कसम से अजीब ही किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है। इतनी टेंशन होती है ना कि पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बनेगा। लेकिन उन लोगों की जूं से तू नहीं है, वो कुछ चीज़ उनके पल्ले पड़ ही नहीं रही। उन्हें सिर्फ इतना है, खुद के जो करप्शन के केसेस अगर कोई लगे हैं वो उनको क्लियर करवा लें, कितना पैसा खा सकते हैं वो खा लें, उसके बाद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भाग जाएंगे बाहर। कोई और आ जाएगा तो वो बाहर भाग जाएंगे अगर उनके बस में ना आ रहा। अभी ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो लीज पे दे रहे हैं, उसके अलावा
इस तरह भी वो बंदा बता रहा था कि हाईवेज और बाकी चीज़ें हैं वो भी वो कह रहे हैं जी ये लीज पे दो या किसी को मतलब बेच दो, जैसे करो भी, क्या भी अपना जो है डेट उसे कम करने की कोशिश करो, नहीं तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो उनसे पूछो, नहीं जी नहीं, कोई मसला ही नहीं है, हम कवर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। अभी कुछ ऐसा बोलूँगे वो जेब नहीं देता बात। खैर, क्या कहें यार, बस अल्लाह ताला से दुआ है, और आप लोग भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आए, कुछ अच्छा हो। इसकी उम्मीद बहुत कम है। मैं इंडिया की तारीफ़ करता हूँ अक्सर, क्यों तारीफ़ करता हूँ कि भाई वो यार कुछ भी है उनके अंदर डेवलपमेंट नज़र आती है कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा बहुत बाहर निकल आए हुए हैं। वो भी देखो, एप्पल स्टोर है, एप्पल मैन्युफैक्चरिंग भी सुना है उधर आ रही है। तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है उधर, फिर मेडिसन की दुनिया की सबसे बड़ी हब इंडिया है। तो मैं कैसे उसकी तारीफ ना करूं कि भाई वो लोग डेवलप हैं इतने ज़्यादा। गाड़ी यहाँ पे, जो गाड़ी यहाँ 30 लाख की मिलती है, 30 की तो बल्कि कोई है ही नहीं मेरा ख्याल, जो 40 की लगा लो फॉर एग्जांपल, जो गाड़ी यहाँ नहीं मिलती है वो वहाँ पे इंडियन रुपीज़ में 5-7 लाख 10 लाख से कम की मिलती है, आधे से बल्कि 5-7 लाख में मिल जाती है। ये जो बाइक इधर मिलती है 70 या ये 125 है, तो ये उधर बाइक्स जो हैं वो 30-30 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार में मैक्सिमम मिल जाती है। तो यहाँ 125 की ऑफिशियल प्राइस जो है 2,30,000 है। और हम यहाँ बात करते हैं जी कि हम पाकिस्तानी हैं, हम ये। सर ठीक है हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये जो मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है इसका भी तो कुछ करना है ना, कि बस पाकिस्तानी पाकिस्तानी के नारे ही लगाने हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा। और ये हम अवाम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे सियासतदान कोई प्लान ना लेके आए, कोई सपोर्ट ना करें बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग को बेसिकली जब तक सपोर्ट नहीं किया जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो, प्लांट्स यहाँ पे लगें, किसी भी चीज़ के हो जाएं वो यार, मोबाइल्स के, कार्स के, कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगे जिससे हम डेवलप कर सकें, उससे रोज़गार भी पैदा होगा, उससे हम बाहर चीज़ें भेज सकेंगे तो पैसा आएगा, तो ये जो डॉलर है ये भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हमारे सियासतदान इस चीज़ के बारे में कुछ सोचते नहीं है। उन्हें बस यही है कि अवाम को बुद्धू बना लो जितना बना सकते हो, बस ठीक है, वोट के टाइम जाके अवाम से मिल लो, उसके बाद तू कौन और मैं कौन, बाद में सारी 5 साल जो है वो बैठ के पैसा खाओ। उनसे पूछ लो, वो कहेंगे भाई लगाया नहीं है, करोड़ों रुपया लगा के ये सीट ली है तो अभी खाना नहीं है हमने। मतलब वो जस्टिफिकेशन ऐसे देते हैं जैसे उन्होंने जो खा रहे हैं वो लीगल है, वो जायज़ है, वो उनका हक है। दिमाग ख़राब हो जाता है यार जब इस तरह की कुछ चीज़ें देखता हूँ और अपने मुल्क के हालात देखता हूँ। बस अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।